सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से होने वाले क्राइम को लेकर के बड़ी बातें कही हैं, साथ ही साथ गौ माता को लेकर बातें कही हैं और इसके साथ ही जो पाकिस्तान से विस्थापित भारतीय है, हिंदू है, माफ कीजिएगा, जो हिंदू है जो यहाँ आए हैं उनको यहाँ पर शरण दी है, यहाँ उनको जमीन दी है, उनके अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि दोस्ती की जाती है, धोखा दिया जाता है, छुरा घोंप दिया जाता है, इसको लेकर के सीएम योगी ने साफ कहा है कि ये धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कुछ ये कहा है, खास करके सूर्या चौहान के हत्याकांड को लेकर के, इन सबको कैसे देखते हैं आप? नहीं, उन्होंने साफ इशारा किया है कि जो ऐसे जो बच्चे हैं जिनको गुमराह कहा जा सकता है, उनके माता पिता की जिम्मेदारी है कि उनको सही रास्ता दिखाए और वो किसी भी धर्म विद्वेष में न फंसकर दूसरे समुदाय के बच्चे को की ऐसे निर्मम तरीके से हत्या ना करे। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से सूर्य चौहान के साथ हुआ कि दोस्ती के नाम पे उसकी हत्या कर दी गई, उसने विश्वास किया एक व्यक्ति पे और वो व्यक्ति उसकी हत्या कर देता है केवल धर्म के आधार पर। तो इस तरीके का विद्वेष पैदा होना और इसके पीछे जो उनके माता पिता हैं या उनके जो धार्मिक गुरु हैं, उनको साफ साफ संदेश देने की कोशिश की है योगी आदित्यनाथ जी ने कि उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी अगर ये सीख नहीं लेती है तो निश्चित रूप से उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ खुलकर जो गौ माता पे जिस प्रकार से जो मौलवियों का बयान आ रहा था कि नहीं इनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कहा है कि जो हिंदू धर्म में गौ माता होती है, पशु नहीं। तो बहुत ही, देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि उनका जो वो राजनीतिक रूप से स्पष्ट हैं, उनके जो विचार हैं कि और उनकी जो स्पष्टवादिता ही जो है उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। और इसीलिए बार बार ये भी कहते हैं कि मैं एक सन्यासी हूं, इसलिए सच बोलने की हिम्मत रखता हूं। और जिस सभा में ये बात कही गई जहां तमाम जो विस्थापित हिंदू, सिख और जैन, बौद्ध धर्म के जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो विस्थापित लोग थे, उनको किस प्रकार से भूमि का अधिकार दिया जा रहा था, किस प्रकार से उनके खिलाफ जब धर्म के आधार पर उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा था, तब प्रश्न चिन्ह उठाते हैं योगी आदित्यनाथ कि ये मौलाना, ये मौलवी और उनके जो हिमायती लोग हैं, ये तब कहाँ थे। और इसके लिए जब कानून लाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, तो इसका विरोध इन लोगों ने किया था। तो वो एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं अपने विचारों को। और उनका एक संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और जैसा हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से सूर्य चौहान के जो हत्या करने वाले इनकाउंटर में मारे गए, तो ये बहुत साफ है उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं। वो एकदम स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर अगर तमाम आप कहें कि जो है खून खराबा, अत्याचार, धर्म का विस्तार करने के लिए जो तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये सब अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जी। यहाँ पर जिस तरीके से आपने अभी जो कहा है वो एक तरीके से समरी है, समअप है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, लेकिन मैं उसके पीछे जाना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सीएम योगी ने, यहाँ पर ग्राफिक्स भी हमारे चल रहे थे, एक बार दोबारा प्ले कर दीजिए। उसमें लिखा है कि अगर कोई अपनी नालायक औलाद को नहीं समझाता है तो ये उसकी गलती होगी, ये समझना होगा। यानी कि जो माइंडसेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है,
ये उसको लेकर के एक इंडिकेशन है। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से यहां पर असद, जिसने कि सूर्या को मारा था, उसके पिता ने ये स्टेटमेंट दिया है कि असद ने सूर्या का कत्ल मेरे कहने पर किया था, वो अपने ऊपर ले रहे। तो ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी जो आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से आपका माइंडसेट है, और ऐसा क्रूअल माइंडसेट जो समाज में रहने लायक नहीं है, उसका इलाज उसी तरीके से होगा। यहां पर उन्होंने साफ कहा है कि हम सज्जन के साथ सज्जन है और दुर्जन के साथ दुर्जन है। हाँ देखिए, और उन्होंने इसीलिए कहा है कि अगर आपने कोई इस तरीके की आप धार्मिक जो विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा है, उसमें आकर अगर अपने बच्चे को ऐसी दिशा देते हैं तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे और आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। तो ये एकदम साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी प्रकार के, जो आप जिस मानसिकता की बात कर रही हैं, जो धार्मिक इस्लामिक कट्टरपंथी मानसिकता है, उसको लेकर अगर उसके हिसाब से अपराध हुए तो उत्तर प्रदेश सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ पे कानून का शासन है, तो वो उन कट्टरपंथियों को, इस्लामिक कट्टरपंथियों को एक चेतावनी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं जिनका पूरे समाज पे एक बुरा असर पड़ता है, जो राज्य की जो एक छवि है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो क्योंकि ये व्यक्तिगत आपसी रंजिश की घटनाएं ना होकर ये पूरे आप कहें कि देश में और विश्व में जो है उत्तर प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो असद के पिता का बयान हो, चाहे वो मौलानाओं द्वारा गायक गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो बार बार रेफरेंडम दी जा रही है, उस पर उन्होंने खुद कल बोला कि गौ वो हम लोग गंगा और गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शुरुआत ही इनकी जो है पूजा अर्चना से की जाती है। तो आपको अगर दूसरे धर्म के जो धार्मिक जो संवेदनशीलता है वो आपको नहीं पता है, तो आपको उस पर बयान नहीं देना चाहिए, आपको उस पर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तो ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इससे नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से जो व्यवहार राज्य आपके साथ करेगा तो आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। जी, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, लेकिन योगी सरकार को आए भी इतना समय हो चुका है। अब तो तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने की योगी सरकार की बात हो रही है कि सीएम योगी जो है अपने इस लॉ एंड ऑर्डर के बलबूते विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और जनता को इंश्योर करेंगे कि जो 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश था वो अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखते हैं तो क्राइम जितना कम हुआ है उतने एनकाउंटर्स की संख्या भी बढ़ी है, डिटेन ज्यादा से ज्यादा करे गए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आपकी इतना जो कानून है वो सख्त हो चुका है, उसके बावजूद ये क्राइम करने वाले नहीं रुक रहे, उनके दिमाग में जरा भी ये डर नहीं है, दिल में ये डर नहीं है, कहीं भी खौफ नहीं है कि भाई हमने ऐसा किया तो हमारे साथ क्या होगा, हमारी टांगे भी तोड़ी जाएंगी, हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर कुछ भी हो सकता है। तो ये डर उनके अंदर क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि प्रोफेसर साहब होता क्या है कि जो क्लास के शैतान बच्चा होता है उसकी अगर जम के क्लास लगा दी जाए, डांट लगा दी जाए, तो बाकी बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं। लेकिन ये तो यहाँ पर लग रहा है कि कोई डरने का, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं देखिए, अगर आप ये तुलना करें तो 2017 के पहले जितनी ये घटनाएं होती थी उसमें निश्चित रूप से बड़ी कमी हुई है। लेकिन जो कट्टरपंथी विचार है वो जब आप कहें कि व्यक्तिगत रिश्ते पे हावी हो जाता है, क्योंकि अगर हम सूर्या चौहान की बात करें तो उसने विश्वास करके वो असद के फोन कॉल पे उसके पास गया, लेकिन उसके विश्वास को कट्टरपंथी विचारों ने तोड़ा, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो ये जो एक सामाजिक आप कहें अपराध है, जो एक धर्मांधता में जो किया गया अपराध है, ये रोक पाने में सरकार एक संदेश तो दे रही है कि बहुत और इससे कड़ा निर्णय क्या हो सकता है कि उसको एनकाउंटर में मार गिराया जाता है।
ऐसे में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है इस देश में और उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है और किसी भी प्रकार से, चाहे वो कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा के आधार पे, चाहे वो जो है सामाजिक जो है कट्टरपंथी विचार के आधार पे, अगर इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो उसके साथ कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी और सरकार कर भी रही है। लेकिन जो व्यक्तिगत स्तर पे वो लोगों को भी सचेत कर रहे हैं कि जहां एक तरफ ऐसे युवाओं के माता पिता जो हैं, उनके जो है जो बड़े लोग हैं उनको सचेत कर रहे हैं, उनको सतर्क कर रहे हैं, उनको आप ये कहें कि चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि नहीं, ऐसी विचारधाराओं से हमें सतर्क रहना होगा, ऐसी सोच से, ऐसी मानसिकता से जो आप कहें कि कट्टरपंथी है, धर्मांधता है, वैसी विचारधारा से हमें बचना होगा, सतर्क रहना होगा। तो वो आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम से ऐसी जो सामाजिक अपराध होते हैं उसको रोक पाना किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर आप तुलना करें 2017 और उसके पहले की, तो बहुत बड़े स्तर पे ऐसे विचारों को रोक पाने में, ऐसे अपराधों को रोक पाने में योगी सरकार कामयाब रही है। जी, ये तो खैर रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो एनकाउंटर के जो रेट थे वो काफी कम थे। मतलब एनकाउंटर का रेट ईयरली 3, 4, 5 के आसपास था, और वो भी वो थे जो समाजवादी पार्टी की सरकार के कंट्रोल में नहीं आते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। लेकिन शायद ज्यादातर माफियाओं को, ज्यादातर क्रिमिनल्स को समाजवादी पार्टी की मिली थी। लेकिन यहाँ पर पिछले 9 सालों में अगर हम देखते हैं तो 17,000 से ज्यादा यहाँ पर जो है एनकाउंटर्स हो चुके हैं, और जिनमें कई पुलिस वाले भी जो है घायल हुए हैं। लेकिन अगर हम टॉप 3 जोन्स की बात करते हैं, इनमें मेरठ है, वाराणसी है, आगरा है। ये है। कमिश्नरेट की बात करें तो गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, इसी ऑर्डर में मैं आपको बता रही हूँ, वाराणसी है और कानपुर है। तो ये है, कानपुर से ऊपर प्रयागराज भी है। तो ये ऑर्डर बता रही हूँ कहाँ कहाँ पर पिछले 9 सालों के अंदर एनकाउंटर हुए हैं। तो मेरठ की बात करें और आगरा की बात करें तो यहाँ पर जो है ये तो देखा गया था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में क्रिमिनल्स जाकर छिपते भी थे, पनाह भी पाते थे, और यहाँ पर आतंकवादी तक छिपे होते थे। लेकिन अब जो है क्राइम रेट में कमी आई है, लेकिन उतना ही जो है एनकाउंटर का रेट भी बढ़ा हुआ है। नहीं, देखिए, ये पहले जो एक राजनीतिक स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, एक राजनीतिक व्यवस्था थी जहां पे राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ, और एक समुदाय विशेष के, एक धर्म विशेष के अपराधियों को का राजनीतिकरण हुआ, और उनकी जो सत्ता में भागीदारी थी, उनका सत्ता में वर्चस्व था, वो सत्ता को संचालित करने में इतने सक्षम थे। तो ऐसी स्थिति में एक आप कहें कि सरकार ने पहले इन बड़े बड़े जो माफिया बाहुबली थे उनको, उनका सफाया किया गया, और उसके बाद जो इनके शह पे जो अपराधी थे, जो स्थानीय स्तर पे जो अपराध करते थे, उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया गया। तो ऐसे में एक पूरी तरीके से देखें कि ऐसी व्यवस्था जहां अपराधियों का राजनीतिकरण किया गया, जहां अपराधियों का वर्चस्व राजनीति पर स्थापित हो गया, ऐसे में उस राज्य को निकालकर इस स्थिति तक लाना, ये अपने आप में चुनौती है। पूरी की पूरी जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति को बदल देना, जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको बदल देना, कि क्योंकि ये एक आप कहें कि सिर्फ एक समुदाय विशेष, या आप मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनके जो बाहुबली थे, अपराधी थे, उनका राजनीति में वर्चस्व ही नहीं स्थापित हुआ। उसके जरिए एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स, एक तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स राजनीति की गई, और ये एक अपना सुनियोजित जो है वोट बैंक बनाने की दिशा में कार्य किया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया योगी आदित्यनाथ कि नहीं, अब कोई भी वोट बैंक नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए कि तमाम ऐसे मुस्लिम बाहुल्य जो विधानसभा या जो है संसदीय क्षेत्र रहे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की,
तो वो जो कॉम्बिनेशन बनाया गया था, एक विनिंग कॉम्बिनेशन वोट बैंक के रूप में, जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय का एक वीटो होता था कि वो जिस तरफ जाएंगे वो राजनीतिक दल जो है चुनाव में जीतेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो। आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने 100 से ज्यादा टिकट जो है मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए थे, इसी एक वोट बैंक की वीटो पॉलिटिक्स के तहत, कि मुस्लिमों का वीटो है कि वो जिधर वोट देंगे वही प्रत्याशी जीतेगा, वही राजनीतिक दल जीतेगा। इसको खत्म कर दिया योगी आदित्यनाथ। तो उनकी जो कोशिश है कि ये हर स्तर पे, सिर्फ इसको एक कानून व्यवस्था की नजर से वो नहीं देखते हैं, सिर्फ जो है क्राइम की नजर से नहीं देखते हैं, अपराध की दृष्टि से नहीं देखते हैं, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरीके से साफ किया जाए। तो ये पूरी उसका एक बृहद हिस्सा है कि जो माफियाओं का वर्चस्व है राजनीति में उसको खत्म किया, फिर उनके जो स्थानीय स्तर पे जो अपराधी हैं, उनके गैंग्स हैं, उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया गया। तो ये कोशिश है कि पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक साफ कर दिया जाए, एक जो 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 गंदगी उस पे जो परत बैठी हुई थी उसकी सफाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और आप सोचिए कि जड़ें इतनी गहरी हैं कि 9 साल होने के बावजूद छुटपुट ऐसी घटनाएं अभी भी हो जा रही हैं। तो उन जड़ों को उखाड़ फेंकने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जी, किसी की जान जाना प्रोफेसर साहब छुटपुट घटना नहीं होती है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अभी भी जो है सीधे मुस्लिम कहने की बजाय हिंदुओं में इतना डर होता है कि समुदाय विशेष कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है, सीधे मुस्लिम नहीं कहा जाता। ये एक ना एक डर जो है अभी भी हिंदुओं के अंदर है। प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहूंगी, अब एक स्टेटमेंट और सीएम योगी ने दिया है गाय माता को लेकर, गंगा माँ को लेकर। उन्होंने कहा है कि गौ माता को और गंगा माँ को हमारी भारतीय परंपरा में पहले से ही माता का दर्जा है, इस पर किसी को मांग करने की या किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? उन्होंने बहुत ही कड़ा बयान दिया है, खासकर उन कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ जिन्होंने बार बार वो जो है ज्ञापन दे रहे हैं कि नहीं गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो है हिंदू धर्म में हिंदू अनुयायियों के लिए गाय जो है वो पशु नहीं बल्कि माता है, और कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें गंगा और गाय दोनों गौ माता की पूजा की जाती है, उनके गोबर को भी पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि साफ संदेश है कि हम इस तरीके के, अगर आपको हिंदू धर्म की समझ नहीं है, उनकी मान्यताओं को विश्वास की समझ नहीं है, तो ऐसे बयानबाजी या ऐसे जो है किसी भी कदम से उनको बचना चाहिए। और अगर वो नहीं बचेंगे तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से हिंदू धर्म जो है वो अपनी आस्था को बनाए रख सकता है। तो ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है और देखिए ये अवसर भी ऐसा था कि बिजनौर में जो विस्थापित थे, जो पीड़ित थे अत्याचार से, खासकर उन मुस्लिम राष्ट्रों के पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनको पलायन करना पड़ा, उनको जो जमीन दी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही और उनको भूस्वामी बनाया जा रहा है। तो ऐसे अवसर पे उन्होंने साफ संदेश है कि अब तक जो बर्दाश्त किया गया जिस प्रकार से, वो बर्दाश्त नहीं होगा। आपको जैसे हिंदू धर्म बाकी धर्म मान्यताओं का सम्मान करता है, वैसे ही आपको सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप हमारी आस्था के साथ, हमारी संवेदनशीलता के साथ, हमारी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और देखिए कितनी कड़े शब्दों में उन्होंने ये बात कही है कि आपको ये समझना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। तो वो स्पष्ट है। और देखिए उनका हमेशा आक्रमण जो कट्टरपंथी इस्लाम है, जो कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय है, उनके खिलाफ है कि आपको अपनी ये कट्टरपंथिता, ये सोच, ये जो आपका विचार है उसको त्यागना पड़ेगा अगर आपको उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक रहना है। तो बहुत स्पष्ट है इस मामले में। वो किसी भी क्योंकि और ये निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से प्रत्येक हिंदू समुदाय के लिए, और आप गोरक्ष
पीठ जहां से योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं, गौरक्षा उनका प्रमुख उद्देश्य है। ऐसे में इस प्रकार के बयान और बहुत जो सुनियोजित लग रहे थे कि वो हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं उनको आहत करने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे में उस सबकी जो हिंदू समुदाय है उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति किया योगी आदित्यनाथ और स्पष्ट कर दिया कि ऐसे बयान हिंदू समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। जी। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि इसका कोई हल है? हम यहाँ पर बात करते हैं कि धार्मिक सौहार्द हो, सब कुछ गुड हो, लेकिन यहाँ पर ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक बात और याद दिलाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, कोशिश की जाती है कि जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ एक एक व्यक्ति तक पहुंचे जिसका वो हकदार है। लेकिन जो जनता है, जो भारतीय हैं, उनमें भारतीयता की वजह जो है एक धर्म को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव कह सकते हैं हम, वो है। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब दूसरे देश, ईसाई देश अपने धर्म को लेकर के सेंसिटिव है, कट्टर हैं, वो उसको अपनाते हैं, अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अपने धर्म को लेकर के चलते हैं, जिन देशों में मुस्लिम धर्म है वो उसका पालन करते हैं, जिस देश में यहूदी धर्म है वो उसका पालन करते हैं, तो भारत के अंदर ही पॉसिबल क्यों नहीं है? आपको लगता है इन समस्याओं का कोई एक हल निकाला जा सकता है? क्या ये समस्या ऐसी है जो कभी हल नहीं होने वाली, और क्योंकि हल नहीं होने वाली इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास हमेशा धर्म एक मुद्दा रहेगा? नहीं, देखिए, ये जो आपने कही, निश्चित रूप से जो मुस्लिम धर्म है वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है। वो राज्य की जो सीमा है उसको नहीं मानता। तो ये उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जहां जिस राज्य में हैं, जिस देश में हैं, उनकी वहां की जो सभ्यता और संस्कृति है उसके साथ आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा। ये समझाए जाने की कोशिश की जा रही है कि जो विस्तारवादी एक दृष्टिकोण मुस्लिम समुदाय का है या जो इंटरप्रिटेशन है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको सभी धर्मों के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। तो ये समझाया जाने की कोशिश है कि जो एक आप कहें राजनीतिक विस्तार के लिए जो मुस्लिम धर्म का इस्तेमाल होता है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और यही इस सोच को, इस मानसिकता को समझाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और वो शुरू से करते आए हैं। इसी सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक लंबे कालखंड तक अगर भारत का राजनीतिक इतिहास देखें तो इसके विपरीत सोच को बढ़ावा दिया गया और उसकी बात की गई कि ये सारी जो इस्लाम धर्म में जो विस्तारवाद की सोच है, जो राजनीतिक विस्तार की सोच है, उसको सही ठहराया गया कि अगर मैं उदाहरण के लिए कि भारत की और पाकिस्तान का मैच होता है तो आप भारत को समर्थन के बजाय आप पाकिस्तान की टीम को समर्थन करते। इस सोच में जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा जो मानते हैं, तो ऐसे में उन्हें समझना होगा कि आप जहां जिस देश, और भारत ही नहीं, आप देखिए यूरोप के तमाम देश जो ये आप कहें कट्टरपंथी जो आक्रामक हिंसक इस्लाम है उसकी आग में जल रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, तमाम ऐसे देश हैं। और उनको फिर बहुत ही आप कहें कि कड़ाई से इसको निपटने की आवश्यकता है। लेकिन एक जो आप कहें कि एक बौद्धिक वर्ग था, एक उदारवाद बौद्धिक वर्ग था जिसने इस सोच को वैधता प्रदान की और जिसका बहुत ही सुविधाजनक तरीके से राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक हित के लिए फायदा उठाया, जिन्होंने जो धर्मनिरपेक्षता को, सेकुलरिज्म को एक अलग ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की जी। तो ये अपने आप में देखिए, ये जो इस देश में आप कहें कि स्वतंत्रता के बाद से भी बात करें तो एक लंबे कालखंड तक जो सोच पैदा की गई मुस्लिम समुदाय के बीच में उनके धर्मगुरुओं द्वारा, कट्टरपंथी मौलानाओं द्वारा, जो सेकुलर बुद्धिजीवी जो अपने आप को कहते हैं उनके द्वारा, और
ऐसी राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो अन्य तमाम दल हो। और अभी पश्चिम जी, मैं बंगाल वही में कह रही हूँ कि जब तक ये इस तरह की मानसिकता नहीं बदलेगी, पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक मुद्दा रहेगा। प्रोफेसर साहब, वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।